हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर सेकेंड के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि एंजाइम के एक्शन को लेकर के, उसके रेगुलेशन को लेकर के यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो मेनली इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग एंजाइम से संबंधित जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको आज देखने वाले हैं। एंजाइम एक बहुत बेहतर, बहुत ही वेरिएबल टॉपिक है और बीएससी जैसे एग्जाम्स में एंजाइम का होना एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि एंजाइम को लेकर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, खास करके ग्रेजुएशन के जस्ट बाद में जो एग्जाम्स होते हैं उनमें एंजाइम्स को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ग्रेजुएशन लेवल पर ये एंजाइम्स का जो टॉपिक है वो अलग अलग सेमेस्टर्स में इवेल्युएट करके रखा ही जाता है। तो ये हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। जुड़ जाइए, सभी कनेक्ट कर लीजिए, बिल्कुल सभी कनेक्ट कर जाएं, सभी स्टूडेंट्स कनेक्ट कर जाएं जिससे कि क्लास को स्टार्ट किया जा सके। जल्दी से कनेक्ट करें बेटा, जल्दी से कनेक्ट करें सभी। क्या मेरी आवाज आप सबको सुनाई दे रही है? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम लोग एंजाइम्स को, पहला जो क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, एंजाइम्स आर मेनली, मुख्य रूप से एंजाइम्स क्या हैं, ये बात यहां पर बच्चों पूछी गई है। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन क्या होते हैं? मुख्य रूप से एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहां पर? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये बात आपने बहुत पहले सुनी होगी कि सभी प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं होती हैं, लेकिन सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। ये बात बहुत पहले पढ़ी है आपने, तो वही बात याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, माइकलिस मेंटेन जो कांस्टेंट होता है वो किससे रिप्रेजेंट करता है? क्या रिप्रेजेंटेशन उसका होता है? तो उसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है Km। क्या होता है? Km। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर यहां पर बच्चों हो जाएगा। अभिषेक गुड गुड इवनिंग, सुहानी गुड इवनिंग बेटा। हाँ, सैलजा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हु इंट्रोड्यूस द वर्ड एंजाइम, कि किसने जो एंजाइम वर्ड है वो किसने दिया है? आंसर करिए सभी बच्चे, आंसर करें। एंजाइम जो वर्ड है, जिस टॉपिक के ऊपर हमने बात कर रहे हैं हम लोग, वो किसने दिया है? बिल्कुल सुमन लता, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा आंसर दिया है कि कुहने साहब ने जो है ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही आंसर है, यानी कि वर्ड एंजाइम जो है वो कुहने साहब ने दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज एन एपो एंजाइम, एपो एंजाइम क्या है? एंजाइम में का जो बॉडी होती है, उसके जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम लोग दो पार्ट देखते हैं, प्रोटीन पार्ट होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो एपो एंजाइम कौन सा वाला पार्ट होता है? तो एपो एंजाइम बच्चों जो पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम, एंजाइम का जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसको हम लोग एपो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, जुड़ते रहिए। और जो भी क्वेश्चन यहां पर रिपीटेटिव मोड में या अलग अलग तरीके से पूछा गया हो वो बिल्कुल याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि आपके मन से दिमाग से वो फिसल जाए, क्योंकि यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज। नॉन प्रोटीन पार्ट क्या होता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं या किस नाम से जानते हैं? नॉन प्रोटीन पार्ट की बात की जा रही बच्चों, आंसर करिए जल्दी से। तो नॉन प्रोटीन जो पार्ट होता है उसको कोफैक्टर कहते हैं बच्चों। बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल सही कहा आपने, कोफैक्टर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो प्रोटीन पार्ट होता है उसको एपो एंजाइम कहते हैं, और नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है उसको कोफैक्टर कहते हैं। अब उसको कैटेगराइज भी किया जाता है, अगर आपने सही से पढ़ा है तो आपको पता भी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द एंजाइम रेनेट इज यूज्ड फॉर। ठीक है, जो एंजाइम रेनेट है या रेनेट है, इसका यूज कहां पर किया जाता है, किस चीज के फॉर्मेशन में किया जाता है, बताइए बच्चों। तो चीज के मेकिंग में किया जाता है, यानी कि पनीर का जो निर्माण होता है उसके निर्माण में रेनेट नाम का जो एंजाइम होता है वो यूज होता है बच्चों। ठीक है, चीज, पनीर तो हम लोग खाते हैं ना, पनीर पकौड़ी खाते हैं, पनीर की टिक्की खाते हैं, पनीर पराठा खाते हैं, पनीर बनता भी है, शाही पनीर खाते हैं। तो वही चीज के फॉर्मेशन में किसका उपयोग होता है, रेनेट नाम के एंजाइम का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन एज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। ठीक है, इनमें से जितने भी एग्जांपल्स दिए गए हैं इनमें से बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कौन सा है, कौन है? तो जाहिर सी बात है बेटा, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट की बात की गई है तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एंजाइम्स की बात कर रहे हैं। तो एंजाइम्स क्या हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द एंजाइमेटिक रिएक्शन इन मैन। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है मनुष्यों में एंजाइम की रिएक्शंस कराने के लिए? तो कितनी होती है बच्चों, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, याद रखिएगा बच्चों। और बहुत ही सुटेबल मानी जाती है एंजाइमेटिक रिएक्शंस को रेगुलेट कराने के लिए इस प्रकार का जो टेम्परेचर होता है, यानी कि जो ह्यूमन टेम्परेचर होता है वो सुटेबल होता है एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखिएगा। और हम लोग देखते हैं हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर किसी कारण बस अगर चेंज होता है, जाहिर सी बात है चेंज होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंज हैं जिनके कारण हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण अफेक्ट हो रहा है, जिसके कारण जो है बॉडी के ऊपर बहुत सारे इंपैक्ट हमको देखने को मिल रहे हैं जो कि एबनॉर्मल हैं, असामान्य हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी एजिंग एंजाइम। एंटी एजिंग एंजाइम्स कौन से होते हैं? एंटी एजिंग का मतलब है कि ऐसे कुछ एंजाइम्स हैं जो बॉडी की सेल्स को बहुत जल्दी बूढ़ा नहीं करते हैं, बहुत जल्दी बूढ़ा हो ना करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, यानी कि यंग बनाने में, जवान बनाने में हेल्प करते हैं। तो कौन से हैं, ऐसा कौन सा एंजाइम है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर जो बी है पेरोक्सीडेज, एक प्रकार के एंटी एजिंग एंजाइम्स हैं, एक प्रकार का ग्रुप है बच्चों। ये एंजाइम्स का एक ग्रुप होता है पेरोक्सीडेज जो कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज को रखता है, जो कि हमारे जो सेल्स होती हैं उनको इस तरीके से हेल्प करता है, इस तरीके से मदद करता है कि वो ज्यादा जल्दी बूढ़ी ना हो, जिससे कि इंसान थोड़ा सा कम स्पीड से बूढ़ा हो।
बूढ़ा तो होना तय है। और जवानी किसके पास रही है बच्चों? जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर, इस ब्रह्मांड के ऊपर जन्म लिया है, उसको बूढ़ा होना तय है बच्चों। बूढ़ा होगा, बूढ़ा होने के बाद में उसकी जवानी जब खत्म हो जाएगी तब वो बूढ़ा हो जाएगा। लेकिन बूढ़े होने की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे हो, जवानी उसकी देर में खत्म हो। इस प्रक्रिया को हम लोग किसके द्वारा, इस प्रक्रिया को हम लोग हेल्प मिलती है, तो वो एंटी एजिंग एंजाइम्स होते हैं बच्चों। तो एंटी एजिंग एंजाइम्स आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैसे होते हैं, कैसा नेचर होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का बच्चों? तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का जो नेचर होता है हाइड्रोलेसिस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर बच्चों हो जाता है। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो रेगुलर मैनर में पर्टिकुलरली रिएक्शंस को ऑपरेट नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी में डाइजेशन की जो एक्टिविटीज होती हैं वो बहुत सही ढंग से नहीं हो पाती हैं, जिस कारण डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आइसोजाइम्स और आइसोएंजाइम्स आर दोज एंजाइम्स विच। जो आइसो एंजाइम्स होते हैं या आइसोजाइम्स जो होते हैं उनको लेकर के बात पूछी गई है। क्या बात यहां पर सही है बच्चों, बताइए। पहला बात कही गई हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, गलत बात है बच्चों। अगला बात क्या देखिए कही गई है हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स बट आइडेंटिकल कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही बात की गई है, ठीक है, कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं लेकिन आइडेंटिकल टाइप की, समान प्रकार की कैटालिटिक प्रॉपर्टीज है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है द इनएक्टिव ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पोर्शन ऑफ एंजाइम इज। इनएक्टिव ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर पोर्शन जो होता है एंजाइम में वो कौन सा होता है? आंसर करिए बच्चों, बहुत ही आसान सी बात पूछी गई है यहां पर, ऑप्शन करिए जल्दी से, आंसर करिए। बिल्कुल सही आंसर दिए बच्चों। क्या हो जाएगा? एपो एंजाइम, ठीक है, एपो एंजाइम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है लॉक एंड की हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। लॉक एंड की मॉडल आप पढ़े ही होंगे, वो किसने दिया है, किस वैज्ञानिक के द्वारा उसको प्रपोज्ड किया गया है? आंसर करिए बच्चों। आंसर करिए बेटा। सुहानी, बिल्कुल सही। नहीं अभिषेक, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, कूने ने नहीं किया था, वो तो वर्ड की बात की गई थी। तो सुहानी ने सही आंसर दिया है, क्या हो जाएगा? फिशर साहब ने ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, उन्होंने लॉक एंड की मॉडल दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू। ठीक है, एंजाइम्स किसके लिए सेंसिटिव होते हैं? तो बताइए किसके लिए सेंसिटिव होते हैं? जाहिर सी बात है पीएच के लिए सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर के लिए भी सेंसिटिव होते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक लिमिट में बढ़ता है तब तो एंजाइम बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा, एक लिमिट से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तब एंजाइम जो है वर्क करना बंद कर देता है। इनहिबिटर, एंजाइम इनहिबिटर भी के प्रति सेंसिटिव होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, तीनों बातें सही हैं, ठीक है ना, तीनों बातें सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है नाइट्रोजन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। नाइट्रोजन किसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है? अब इतनी चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको यह पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन होता किसमें है और होता उसमें है, जिस भी ऑप्शन में है उसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि नहीं है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। तो बताइए नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन से ऑप्शन में है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है, क्या हो जाएगा?
प्रोटीन में जो नाइट्रोजन होता है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट अटैच्ड टू एंजाइम इज कॉल्ड। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट जो होता है वो एंजाइम के साथ में जब अटैच होता है तब उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको क्या नाम दिया जाता है बच्चों? तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं एक्टिवेटर। क्या कहा जाता है उसको? एक्टिवेटर कहा जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन shows that a particular enzyme molecule। ठीक है, तो क्या शो करता है लॉक एंड की मॉडल को? क्या शो करता है बच्चों? तो पहला बात देखिए क्या कही गई है, इज डिस्ट्रॉयड एंड रीसिंथेसाइज्ड सेवरल टाइम्स। गलत बात है बच्चों, ये बात नहीं सही है। रिएक्ट एट द सेम रेट इन ऑल कंडीशन, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है कि सेम जो है रेट से जो है क्या करता है, रिएक्ट करता है, गलत बात है। अगली बात क्या बताई गई है, इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही बात है कि लॉक एंड की मॉडल में बताया गया है कि एक स्पेसिफिक टाइप के सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम जो है रिक्वायर्ड होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। जाहिर सी बात है, सही बात है, लेकिन अगली बात क्या कह रही है, दिस स्टेटमेंट इज नाउ मॉडिफाइड बिकॉज। ठीक है, ऑल एंजाइम्स जो है प्रोटीन है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है वो मॉडिफाई हो गया है। क्यों मॉडिफाई हो गया है, ये बात यहां पर बच्चों पूछी गई है। तो कोई कारण जरूर रहा होगा कि ये बात डिनाई कर दी गई कि सभी एंजाइम्स प्रोटीन नहीं है। तो कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढा गया है, कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है जिसमें ये बात बताई गई है कि सभी, कुछ ना कुछ ऐसा एविडेंस जरूर मिल गया है जिससे ये पता चला है कि कुछ नई बात है। तो क्या नई बात है बच्चों, बताइए? तो राइबोजाइम्स को जो खोजा गया है, राइबोजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रकार के ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनमें प्रोटीन कंपोनेंट नहीं होता है और ये आरएनए एंजाइम्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है थ्री ऑफ द, या थ्री नहीं होगा बेटा, देयर होगा, देयर कर लीजिए। देयर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंजाइम्स आर करेक्ट एंड वन इज रॉन्ग, विच वन इज रॉन्ग। ठीक है, कई सारे स्टेटमेंट यहां पर लिखे हुए हैं एंजाइम के बारे में, इनमें से एक स्टेटमेंट ऐसा है जो गलत है और वो स्टेटमेंट हमको पता करना है कि कौन सा गलत है। तो सारे हम लोग पढ़ लेते हैं, अगर हम लोगों ने टॉपिक सही से पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे बच्चों। तो पहली बात देखिए क्या कही गई है, एंजाइम्स आर डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर बट इन सर्टेन एक्सेप्शनल ऑर्गेनिज्म दे आर इफेक्टिव इवन एट 80 डिग्री टू 90 डिग्री। सही बात है कि जो है मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पर, लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम्स भी हैं जो 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी सरवाइव करते हैं। अगली बात देखिए क्या कही गई है, एंजाइम्स रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच फॉर मैक्सिमल एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है कि एक ऑप्टिमम पीएच तो रिक्वायर्ड होता है एंजाइम्स की एक्टिविटीज के लिए। अगली बात क्या कही गई बच्चों, अगली बात कही गई है मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट सम आर लिपिड्स। ये बात गलत है बच्चों, ये बात गलत है। क्यों गलत है,
कि प्रोटीन्स तो होते हैं, मोस्ट एंजाइम्स प्रोटीन्स तो होते हैं, बट सम आर लिपिड्स नहीं होते हैं, एंजाइम्स लिपिड्स नहीं होते हैं बच्चों। तो ये ऑप्शन गलत है, लेकिन यही आंसर आपका सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये बात सही है। गलत बात भी यहां पर सही है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात है कि लिपिड्स जो है एंजाइम्स नहीं होते हैं। अंजलि बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा कि लिपिड्स एंजाइम्स नहीं होते हैं, प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स का जो नेचर होता है वो प्रोटीन नेचर होता है, प्रोटीनेशियस नेचर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थर्मोलेवाइल प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। थर्मोलेवाइल जो पार्ट होता है प्रोटीन का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है बच्चों? तो उसको जो है थर्मोलेवाइल जो पार्ट होता है उसको हम लोग एपो एंजाइम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर। एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट जो है कोएंजाइम्स का वो क्या है बच्चों? एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट पूछा गया है कोएंजाइम्स का बच्चों। बताइए, ऑप्शन करिए। ये बहुत ही बढ़िया बात पूछी गई है। अगर आपने कोएंजाइम्स को सही से पढ़ा है तो आप आंसर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। क्या ऑप्शन हो जाएगा? न्यूक्लिक जो है न्यूक्लिक एसिड जो मेन कंपोनेंट पूछा गया तो नहीं होना चाहिए, एसेंशियल तो नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? वाइटामिन्स हो जाएगा। वाइटामिन्स इज अ एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम्स। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज। ठीक है, एंजाइमेटिक रिएक्शन के बारे में ट्रांजिशन स्टेट को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या बात इसमें सही होनी चाहिए? तो जाहिर सी बात है इसमें क्या ऑप्शन सही होगा कि ट्रांजिएंट भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल डिगार्डिंग एंजाइम। ठीक है, कौन सा सही मैचअप नहीं है, ये बात पूछी गई है। तो प्लांट सेल सेलुलेज सही बात है, एल्गी मिथाइलेज ये गलत बात है। यानी कि गलत बात पूछी गई तो सही बात है कि गलत मैचअप यही, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर है, लेकिन बात ये गलत है। फंजाई में काइटिनेज नाम की सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया में लाइसोजाइम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहां पर बच्चों हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन को लेकर के कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है, ये बात पूछी गई है। तो पहली बात देखिए क्या कही गई है, सबस्ट्रेट बाइंड्स टू एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट। तो जाहिर सी बात है, सही बात है कि सबस्ट्रेट बाइंड कहां पर करता है? एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करता है एंजाइम की। दूसरी बात देखिए क्या कही गई है, एडिशन ऑफ लॉट्स ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिजर्व्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट। तो ये गलत बात है, यानी कि गलत बात ही पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। तो पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं, एक कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर रिएक्ट रिवर्सिबली विद द एंजाइम टू फॉर्म अ एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही बात है कि एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। अगली बात कह गई है, द कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर द इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स इज नॉट केमिकली चेंज्ड बाय द एंजाइम। बिल्कुल सही बात है कि नहीं चेंज होता है। अगला कुछ अगली बात देखिए क्या कही गई है, द कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही बात है कि रेट ऑफ ब्रेकडाउन को अफेक्ट नहीं करता है। अगली बात क्या कही गई, तो एक ही ऑप्शन बचा है तो यही गलत होना चाहिए, पढ़ लेते हैं इसको भी। द प्रेजेंस ऑफ द कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर डिक्रीजेज, बेटा डिक्रीजेज द Km ऑफ द एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट, यानी कि यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और आंसर आपका यही सही होगा, क्योंकि गलत बात की पूछी गई है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहां पर बच्चों हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू एंजाइम्स। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो क्या क्या बातें पूछी गई हैं। तो जो एपो एंजाइम है, पहली बात लिखी, एपो एंजाइम जो है होलो एंजाइम और कोई एंजाइम, गलत बात है। होलो एंजाइम कहां से आ जाएगा बच्चों, होलो एंजाइम कहां से आ जाएगा। होलो एंजाइम जो है, सेकेंड बार देखिए सही लिखी हुई है, होलो एंजाइम जो है एपो एंजाइम और को एंजाइम से मिलकर बना हुआ है, तो यही सही बात है आपकी। जो होलो एंजाइम होता है वो एपो एंजाइम यानी कि प्रोटीन पार्ट और को एंजाइम यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों से मिलकर बनता है, तब उसको हम लोग होलो एंजाइम कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर करिए भैया। कंसीडर करने का मतलब क्या है, कंसीडर करने का मतलब क्या है बच्चों, कंसीडर करने का मतलब है कि इनको पढ़िए फिर समझिए। तो क्या कंसीडर करना है, पहली बात देखिए क्या लिखी है, कोफैक्टर और मेटल आयंस दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, तो क्या है, टाइटली बाउंड की बात की गई है बच्चों, टाइटली बाउंड की बात की गई है। और दूसरी बात देखिए क्या कही गई है, एक कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम। यानी कि ये वाली बात तो सही लग रही है, यहां पर ये वाली बात गलत है क्योंकि टाइटली बाउंड वाला केस यहां पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और इसी में कैसे पूछा गया है क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब करेक्ट ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है बच्चों। अब देखिए करेक्ट ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है तो कैसे हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या है, सही है, सही है गलत है, बताइए। बताइए बच्चों, आंसर करिए, पढ़े ना चक्कर में, चक्कर में पड़ गए भैया। भाई यहां पर जो कोफैक्टर होता है, मेटेलिक जो आयंस होते हैं टाइटली बाउंड होते हैं एंजाइम प्रोटीन के साथ में, और उसी को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो ये बात तो आपकी सही है। और कंप्लीट कैटालिटिक जो एंजाइम होता है, जो प्रोस्थेटिक एंजाइम होता है, उसको एपो एंजाइम नहीं कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूजिया गए होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए वाला ट्रू है, ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, होएगा ना। अरे भैया आप देख रहे हो कि क्या कह रहा है,
कि कह रहा है कि जो कोफैक्टर है, मेटल्स आयन जो है वो बाउंड है। कैसे बाउंड है? टाइटली बाउंड है। और उन्हीं को क्या नाम दिया गया है बच्चों? उन्हीं को नाम दे दिया गया है आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप बच्चों। और जो कंप्लीट कैटालिटिक की बात की गई तो वो गलत बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगली बात क्या पूछी गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच सर्व एज कोफैक्टर आर कॉल्ड। ठीक है, तो सर्व एज कोफैक्टर के रूप में कौन कौन सी बातें सही हैं, या कोफैक्टर के रूप में जो वर्क करता है वो क्या सही बात है? कौन सी चीज वर्क करती है कोफैक्टर के रूप में? बताइए। तो एपोएंजाइम तो नहीं होगा, कोएंजाइम बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एंजाइम्स आर मोस्टली, एंजाइम मोस्टली क्या होते हैं? बताइए, एंजाइम्स मोस्टली क्या होते हैं? तो पहला ही बात सही है कि ऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं। एंजाइम मोस्टली क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कैटालिस्ट बच्चों होते हैं। ठीक है ना? तो कैसे होते हैं एंजाइम? ऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं। अगला देखिए, अगली बात क्या पूछी गई है कि एन एपो एंजाइम इज ए। एपो एंजाइम क्या होते हैं? तो एपो एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम में और नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? एपो एंजाइम कहते हैं। तो क्या है? प्रोटीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन वाज गिवन बाय। किसके द्वारा दिया गया? एंजाइम एक्शन किसके द्वारा दी गई? और अकॉर्डिंग किसके बात की जा रही है? इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अकॉर्डिंग बात की जा रही है। तो क्या सही बात है? किसने दी है? तो कॉसलैंड ने इस प्रकार की चीजों को बताया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एंजाइम्स हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स बट द सेम स्पेसिफिसिटी आर। ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स हैं लेकिन सेम स्पेसिफिसिटी है। तो ये बात किसके ऊपर लागू होती है? बताइए बच्चों। आइसो एंजाइम्स के ऊपर। ठीक है, कि डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स इसमें देखने को मिलती हैं लेकिन स्पेसिफिसिटी कैसी होती है? समान होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर बच्चों यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ को एंजाइम। तो इन ऑप्शंस में से को एंजाइम कौन सा है? को एंजाइम कौन सा है या को एंजाइम का एग्जांपल कौन सा है इनमें? तो आयरन तो नहीं होता है, एनएडी होता है बच्चों। ये तो नहीं होता है, एनएडी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। कह रहा है कि फीडबैक इनहिबिशन इज ड्यू टू ब्लॉकिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन व्हेन। ठीक है, फीडबैक इनहिबिशन को बेटा बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। और फीडबैक इनहिबिशन किससे रिलेटेड होता है ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। एंड प्रोडक्ट की बात जहां पर की जाए वहां पर फीडबैक इनहिबिशन की बात की जाती बच्चों। तो क्या पूछा गया है? फीडबैक इनहिबिशन इज ड्यू टू ब्लॉकिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन व्हेन। कब एंजाइमेटिक रिएक्शन को ब्लॉक करता है? कब करता है बच्चों? जब एंड प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होता है तब इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज कॉज्ड बाय, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्यों कॉज्ड होता है, क्यों कॉज्ड होता है, क्योंकि सबस्ट्रेट एनालॉग के कारण यहां पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कॉज्ड होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एंजाइम कैटालाइजिंग रीअरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक ग्रुपिंग्स विदाउट अल्टरिंग मॉलिक्यूलर वेट और नंबर ऑफ एटम्स इज, ठीक है। रीअरेंजमेंट की बात की जा रही है किसके, एटॉमिक ग्रुप्स के। तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक ग्रुप्स जो है किस कब की जा रही है, विदाउट अल्टरिंग मॉलिक्यूलर वेट, विदाउट अल्टरिंग मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर नंबर में जब चीजें ना हो तब इस प्रकार की चीजें होती हैं, किसके द्वारा होती हैं, उस एंजाइम का नाम पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर करिए। तो आइसोमेरेज जो एंजाइम होता है वो इस प्रकार की चीजों को कराने में हेल्प करता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एन एंजाइम एक्ट बाय, क्या एंजाइम जो है एक्ट करता है, वो कैसे करता है एक्ट, क्यों करता है या किस टाइम पर करता है, तीनों बातें हैं बच्चों। भाई एंजाइम कब रिएक्ट करता है, भाई रिड्यूसिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। एंजाइम की खास बात तो यही है कि कम एनर्जी है फिर भी रिएक्शन करा दे रहा है, यही तो उसका फीचर है। भाई एंजाइम क्यों यूज होता है, हम लोग एनर्जी पीते हैं, ग्लूकोज पी लिया है हम लोगों ने, और ग्लूकोज पीने के बाद में क्या होता है, एनर्जी आ जाती है, हम लोग कह दो फिर हाँ फिर से रनिंग करना है, दौड़ना है, दौड़ जाएंगे। तो एंजाइम क्या है, बहुत ही लो एनर्जी है, एनर्जी इतनी कम है कि मरने वाला है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, और एंजाइम आ गया वहां पर। एंजाइम क्या करेगा, अरे मैं तो योद्धा हूं, मैं क्या करूंगा, मैं तो उसको सपोर्ट करूंगा, और उसने आकर के पीछे से जो है पुशअप कर दिया, उसको पुश कर दिया, आगे को बढ़ा दिया, एनर्जी लगा दी। और कब एनर्जी उसने लगाई, जब बिल्कुल लो एनर्जी थी। तो जब बिल्कुल कम एनर्जी होती है उस टाइम पर भी वो रिएक्शन करा देता है, यही उसका फीचर है, किसका, एंजाइम का बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला बात क्या देखी कही गई है, एंजाइम्स आर द पॉलीमर्स ऑफ, एंजाइम्स किसके पॉलीमर्स होते हैं, तो एमिनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एंजाइम डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाज, ठीक है। जो एंजाइम है वो फर्स्ट टाइम जो एंजाइम डिस्कवर किया गया है वो कौन सा है, बताइए। तो डायस्टेज नाम का जो एंजाइम है वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्लॉकिंग ऑफ एंजाइम एक्शन बाय ब्लॉकिंग इट्स एक्टिव साइट्स इज, किसके द्वारा होता है, ब्लॉकिंग ऑफ एंजाइम एक्शन जो है, ब्लॉकिंग इट्स एक्टिव साइट्स, किसकी एक्टिव साइट्स को, किसकी एक्टिव साइट्स को ब्लॉक करके इस प्रकार की चीजें की जाती हैं, बताइए, या किसके द्वारा इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का पार्ट होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है एंजाइम्स फंक्शनल इनसाइड द सेल आर कॉल्ड। एंजाइम जब एक्टिव होता है किसमें, सेल के अंदर जब एक्टिव होता है तब उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कह देते हैं एंडो एंजाइम्स। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर सेल के बाहर एक्टिव होता है तो उसको हम लोग एक्सो कह देंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर इज ऑफ्टन रिफर्ड टू एज। ठीक है, इनऑर्गेनिक फैक्टर जो है क्या रिफर्ड करता है, बताइए बच्चों, क्या रिफर्ड करता है। तो एक्टिवेटर के रूप में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ द एंजाइम्स टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैन बी एज हाई एज। ठीक है, कोई एंजाइम है जब किसी सबस्ट्रेट, कितने सबस्ट्रेट को मैनेज कर सकता है, उस रेशियो की बात की गई है, तो वो कितना होता है 1:1,00,000। ठीक है, 1,00,000। एक एंजाइम 1,00,000 सबस्ट्रेट को मैनेज करने की कैपेबिलिटीज को रखता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहां पर बच्चों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है द फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड इज। सब बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सबसे तेजी से एक्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में कौन सा सबसे ज्यादा फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम होता है, तो वो कौन सा होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज बच्चों। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट है यहां पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एको एंजाइम इज, कोई एंजाइम क्या है, अब ये तो बता ही सकते बेटा, क्या है कोई एंजाइम, क्या है कोएंजाइम, कोएंजाइम क्या है और क्या है कोएंजाइम, तो क्या है कोएंजाइम, कोएंजाइम क्या है, यूजुअली ए विटामिन, सामान्य तौर पर क्या है, विटामिन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है विच इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ फीडबैक इनहिबिशन। टिपिकल एग्जाम्पल क्या है फीडबैक इनहिबिशन का, बताइए बच्चों, क्या हो जाएगा। पहली बात कही गई है एलोस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ हेक्सोकाइनेज बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बिल्कुल सही बात है कि क्या है, टिपिकल एग्जांपल है, क्या है का, फीडबैक इनहिबिशन का। और फीडबैक इनहिबिशन आप लोग पढ़ लेना, यहां से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है एन एलोस्टेरिक कंपाउंड इज, एलोस्टेरिक कंपाउंड क्या है, एलोस्टेरिक कंपाउंड क्या है, तो एलोस्टेरिक एंजाइम ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ए सब्सटेंस विच रेगुलेट्स एंजाइम एक्टिविटी। क्या करता है, एंजाइम की जो सबस्ट्रेट होता है वो ऐसा एंजाइम है जो कि सबस्ट्रेट की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है with every 10 degree centigrade rise in temperature up to certain limit the rate of an enzymatic reaction। यानी कि अगर हम लोग 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाते हैं एक सर्टेन लिमिट में, एक फिक्स लिमिट में अगर हम लोग उसको बढ़ाते हैं तो एंजाइमेटिक रिएक्शन के ऊपर क्या प्रभाव होता है उसका, तो एंजाइमेटिक रिएक्शन अगर किसी सर्टेन लिमिट में बढ़ती है तब वो एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सर्टेन लिमिट यहां पर अगर ना दी होती तो एंजाइम कैसे हो, क्या हो जाता, डीनेचर हो जाता, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर झेल नहीं पाएगा बच्चों। एक सर्टेन लिमिट में चीजें होती हैं तो वो तो समझ में आती हैं, उसमें क्या होता है वो डबल करता है, अपनी कई सारी कॉपीज को बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हु इज क्रेडिटेड टू क्रिस्टलाइज यूरिएज एंजाइम। ठीक है, सबसे पहले किसने जो है यूरिएज एंजाइम को क्रिस्टलाइज किया,
तो किसने किया है? किसने किया है बच्चों? किसने किया है? सबसे पहले जो यूरिएज एंजाइम है उसको किसने क्रिस्टलाइज किया है? ऑप्शन दीजिए सभी बच्चे। तो समनर नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है? इस प्रकार की चीजों को क्रिस्टलाइज किया है, एंजाइम्स को सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, कॉम्पिटेटिव इनिबिशन के बारे में बात की गई है, तो पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है बच्चों। एंजाइम इनिबिटर है, एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रिएक्शन बिटवीन एन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट इज। ठीक है, सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में जब रिएक्शन होती है तो वो कैसी होती है? तो वो रिवर्सिबल होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं मिलकर के, तो वो कैसी होगी? रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द फंक्शन ऑफ एंजाइम इज टू। एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? क्या होता है? तो चेंज इक्विलिब्रियम गलत बात है। कॉज बायोकेमिकल रिएक्शन कुछ मायने में सही बात है, लेकिन यहां पर बहुत सही बात इसको हम लोग नहीं मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बात है। क्या है? चेंज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। भाई चेंज ही तो करता है बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को, रिएक्शन की रेट को चेंज करने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है एंजाइम। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंजाइम एमाइलेज हाइड्रोलाइसिस स्टार्च इनटू। ठीक है, जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो स्टार्च को किसमें हाइड्रोलाइज करता है? तो किसमें करता है? माल्टोज में करता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? माल्टोज में करता है हाइड्रोलाइज। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन फीडबैक इनहिबिशन ए मेटाबॉलिक पाथवे इज स्विच्ड ऑफ बाय। ठीक है, फीडबैक इनहिबिशन में मेटाबॉलिक जो पाथवे होता है वो स्विच्ड होता है किसके द्वारा? तो जाहिर सी बात है कि एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। जहां पर भी फीडबैक इनहिबिशन की बात की जाए तो वहां पर एंड प्रोडक्ट जो शब्द है वो आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनएक्टिव प्रिकर्सर्स ऑफ एंजाइम आर कॉल्ड। इनएक्टिव प्रिकर्सर्स जो होते हैं एंजाइम्स के, उसको क्या कहा जाता है? क्या नाम दिया जाता है? तो उनको जाइमोजेंस कहते हैं बच्चों। क्या होते हैं? एक प्रकार के इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड जाइमोजेंस। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एस्टरेज बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ। एस्टरेज जो है किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये बात बच्चों पूछी गई है। तो एस्टरेज जो होता है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। ठीक है, किस कैटेगरी का एंजाइम होता है? हाइड्रोलाइटिक टाइप का एक एंजाइम होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एंजाइम कंसर्न्ड विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है बच्चों? तो डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहां पर बच्चों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स द सबस्ट्रेट इज आल्सो एन एंजाइम। ठीक है, कि ये जो एंजाइम है उनमें से सबस्ट्रेट जो उसका होगा वो एंजाइम की समय की तरह रिएक्ट करेगा, तो कौन सा होगा? क्या हो जाएगा बच्चों? तो एंटीरोकाइनेज सही बात है। इसका भी ये जो एंजाइम है इसका भी सबस्ट्रेट क्या करता है?
एंजाइम की तरह रिएक्ट करता है। ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज काइनेज, ये भी सही बात है। ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज फॉस्फेटेज, ये भी सही बात है। तो ऑल द अबव, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कि कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो इतने कैपेबल हैं कि उनका सबस्ट्रेट भी एंजाइम की तरह रिएक्ट कर जा रहा है। तो सोचिए कितना कैपेबल है। अगर कोई व्यक्ति आपसे जुड़ रहा है, वो आपको अपने जैसा बनाए ले रहा है, यानी कि अगर आप सत्यम पांडे सर से जुड़े हुए हैं तो आपका भी पढ़ने में मन लग रहा है। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना। तो आप सबस्ट्रेट हैं, अगर मैं एक एंजाइम हूं तो आपका पढ़ने में मन लगना चाहिए, ये बात यहां पर कही गई है। तो आप जो है एक सबस्ट्रेट हैं और एक एंजाइम की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, ये बात यहां पर बच्चों कही जा रही है। तो पढ़ रहे हैं ना आप सभी, और पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। तो अगली बात देखिए क्या कही गई है। अगली बात कही गई है, द एंजाइम्स विच have similar action but have different structure and we isolated from different source are known as, क्या कहा जाता है कि सिमिलर एक्शन है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है और डिफरेंट सोर्स से मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, क्या कहा जाएगा बच्चों। तीन बातें यहां पर हैं, तीनों बातों को समझ के आंसर करना है कि सिमिलर एक्शन है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट सोर्स से प्राप्त हो रहे हैं, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे बच्चों। तो उसको हम लोग कहेंगे एनालोगस आइसोजाइम्स। क्या कहेंगे, एनालोगस आइसोजाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द कोएंजाइम NAD एंड FADR, ठीक है। कोएंजाइम जो NAD है और FAD है, वो कैसा है बताइए। तो एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एंजाइम्स अकर इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ, तो एंजाइम्स किसी सेल में अगर अकर हो रहा है, बन रहा है, तो किस फॉर्म में बन रहा है बच्चों, किस स्टेज में बनता है, कौन सी फॉर्म होती है उसकी, तो वो कॉलॉइडल फॉर्म में यहां पर फॉर्मेट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था, कह रहा है जाइमोजेंस आर, जाइमोजेंस क्या होते हैं। अभी मैंने बताया था आपको कि इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जाइमोजेंस आर इनएक्टिव एंजाइम्स प्रिकर्सर। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है an enzyme that joins the ends of two strands of nucleic acids is, ठीक है। तो ऐसा कोई एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड्स के दो खंडों को जोड़ने का काम करता है, तो वो कौन सा है, तो वो ऐसा एंजाइम है लाइगेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर है बच्चों। दो न्यूक्लिक एसिड्स को जोड़ने का काम करता है बच्चों, बहुत बड़ी बात है ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इन कॉर्न इज इमर्ज्ड आफ्टर हार्वेस्ट इन अ बॉइलिंग वाटर एंड कूल्ड द स्वीटनेस रिमेन द सेम बिकॉज, स्वीटनेस रिमेन सेम बिकॉज, यानी कि जो कॉर्न है उसको हम लोगों ने हार्वेस्ट किया, उसको उबलते हुए पानी में डाला, फिर उसको ठंडा किया, फिर भी उसकी जो स्वीटनेस का जो लेवल है वो कैसा रहा, सेम रहा। तो वो क्यों सेम रहा भाई, उसको समान रहने का कारण भी कुछ रहा होगा ना बच्चों। तो क्या रहा उसका कारण, एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द
कन्वर्जन एंड डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक्ट एज। ठीक है, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो अधिकांश मेंबर्स होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, किस तरह से एक्ट करते हैं या किस फॉर्म में एक्ट करते हैं बच्चों, ये बात पूछी गई है। क्या हो जाएगा बच्चों, तो वी कॉम्प्लेक्स के जो मेंबर्स होते हैं वो कोफैक्टर के रूप में नहीं करते हैं, कोएंजाइम के रूप में करते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोएंजाइम्स। तो कोएंजाइम्स के जो है कौन कौन से हैं ये बात पूछी गई है। तो NAD, NADP, FAD, FMN ये क्या है, सब कोएंजाइम्स है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोएंजाइम्स FN, FMN एंड FAD आर derived फ्रॉम विटामिन। ठीक है, FMN एंड FAD जो एक प्रकार का कोएंजाइम है वो किसके द्वारा डराइव होता है, किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो V2 के द्वारा होता है डराइव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है NADP इज, NADP क्या है, NADP क्या है, एक प्रकार का क्या है बच्चों, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है NADP क्या है, एक प्रकार का कोएंजाइम है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए प्रोटीन सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड में शो द सेपरेशन ऑफ इट्स फ्रैक्शन इनटू, यानी किसी प्रोटीन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें हम लोग फ्रैक्शन की बात, उसके सेपरेशन के साथ साथ फ्रैक्शन की बात की जाती है, तो किस प्रकार की चीजें हमको देखने को मिलती हैं, ये बात पूछी गई बच्चों यहां पर। तो इस प्रकार की चीजें हम लोगों जो है आइसो एंजाइम्स को लेकर के देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज टीथ ऑफ एन एंजाइम। ठीक है, इन ऑप्शंस में टीथ ऑफ एंजाइम के रूप में क्या कंसीडर है, बताइए। टीथ ऑफ एंजाइम किसको कहा जाता है, भाई हम लोगों के दांत है ना, ये देखिए दांत है ना, ऐसे एंजाइम के भी दांत होते हैं, यानी कि जो खाने का काम करता है, पकड़ने का काम करता है, जुड़ने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड टीथ ऑफ एंजाइम। तो कौन से होते हैं, तो जो कोफैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, टीथ ऑफ एंजाइम्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कॉपर। ठीक है, कॉपर कौन सा कंपोनेंट है जो कंटेन करता है, आंसर करिए। तो प्लास्टोसाइनिन जो होता है वो क्या करता है, कंटेन करता है किसको, कॉपर को कंटेन करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म्स यूजुअली एंजाइम्स आर एब्सेंट। ठीक है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है इनमें से जिनमें क्या होता है, एंजाइम एब्सेंट होता है। तो फंजाई में तो होता है, वायरस में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया ना, एब्सेंट वाली बात पूछी गई है, किसमें एब्सेंट होता है, तो वायरस में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन टू द लेवल ऑफ अमोनिया इन द लेगुमिनस रूट नोड्यूल्स इज। क्या कहते हैं कि जो लेगुमिनस रूट्स होती हैं, उनकी जो गांठें होती हैं, उनमें
जो अमोनिया होती है वो किस फॉर्म में प्राप्त की जाती है बच्चों? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? क्या हो जाएगा बच्चों? तो नाइट्रोजिनेज, ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजिनेज। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटेटिव इनिबिशन ऑफ एन एंजाइम इज द इनिबिशन ऑफ, ठीक है, कॉम्पिटेटिव इनिबिशन की बात की गई है, तो किसके कारण इनिबिशन होता है? तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज बाई मैलिक एसिड, ये क्या है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहां पर, क्योंकि इस प्रकार की चीजें यहां पर देखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाउंड टू एन एंजाइम एंड एसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटी इज कॉल्ड, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंट बाउंड हो रहा है एंजाइम के साथ में और इसकी एक्टिविटी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? इसकी एक्टिविटी को क्या नाम दिया जाएगा? बताइए बच्चों। तो दैट इज कॉल्ड को एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सल्फा ड्रग्स, सल्फा जो ड्रग्स होता है इसको सल्फानिलमाइड कहते हैं, आर कॉम्पिटेटिव इनिबिटर ऑफ, कॉम्पिटेटिव इनिबिटर कौन सा होता है, किसका होता है सल्फा ड्रग्स? कॉम्पिटेटिव इनिबिटर किसका होता है? आंसर करिए जल्दी से। बिल्कुल सुमनलता बिल्कुल सही आंसर कर रहा बेटा, कि जो पी एमिनो बेंजोइक एसिड होता है वो क्या होता है? सल्फा ड्रग का कॉम्पिटेटिव इनिबिटर होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज नॉट एडेड इन डिटर्जेंट्स, जो डिटर्जेंट्स हम लोग यूज करते हैं घरों में सफाई के लिए जिनका यूज किया जाता है, उनमें कौन सा ऐसा इन ऑप्शंस में कंपोनेंट है जो उसमें उसके फॉर्मेशन में यूज नहीं होता है? आंसर करिए जल्दी से। तो जो पेप्टाइडेज होता है वो डिटर्जेंट में यूज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए मेटल आयन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एन एंजाइम इज, ठीक है, जो मेटल आयंस होते हैं उनकी फंक्शनिंग को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है, तो किसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड है? बताइए, आंसर करिए जल्दी से। तो जाहिर सी बात है कि मेटल आयन की बात की गई है तो को फैक्टर के साथ में इसका संबंध होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर रिएक्टेड एज जाइमोजेंस, ठीक है, कौन सा जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो जाइमोजन के रूप में यानी कि इनएक्टिव एंजाइम के रूप में रिएक्ट करता है बच्चों? बताइए जल्दी से, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो जाइमोजन के रूप में एज अ डाइजेस्टिव एंजाइम की फॉर्म में रिएक्ट करता है? बताइए जल्दी से। तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो इस प्रकार की एक्टिविटीज को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज, आपको पता ही ये तो आंसर सभी कर देंगे। आंसर करिए सभी आंसर करिए कि प्रोटीन पार्ट जो एंजाइम का होता है उसको क्या नाम होता है उसका? फैजल बिल्कुल सही बेटा, सुहानी बिल्कुल सही, अभिषेक बिल्कुल सही, सारे बच्चे आंसर सही कर रहे हैं।
उसको क्या कहा जाता है? एपो एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एपो एंजाइम, ठीक है ना। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो कमेंट करिए बच्चा, जल्दी से कमेंट करिए। जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कोफैक्टर। बिल्कुल सही बात है। अगली बात देखिए क्या कही गई है, हु फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। जो सबसे पहले जो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? तो किसने दिया है बच्चों? किसने दिया है? मोनोड साहब ने और वाइमन साहब ने इसको दिया है, और कुछ अन्य भी साइंटिस्ट इनके साथ में जुड़े हुए थे उस टाइम पर, तो एट आल भी लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए भी यहां पर जो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेटाबॉलिक कैटालिस्ट ऑफ एनिमल बॉडी इज। मेटाबॉलिक कैटालिस्ट कौन सा होता है? किसमें? एनिमल की बॉडी में, हम लोगों की बॉडी में। अरे भैया जानवर तो हम ही हैं, हम लोग जानवर ही हैं, बस हम लोगों के अंदर सोचने समझने की क्षमताएं हैं। तो हम लोगों में कौन है मेटाबॉलिक कैटालिस्ट? तो एंजाइम्स क्या है? एक प्रकार के मेटाबॉलिक कैटालिस्ट है, किसमें? एनिमल की बॉडी में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एंजाइम्स एंजाइम फर्स्ट ऑब्टेन्ड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म वाज। ठीक है, तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो सबसे पहले क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेन किया गया? ठीक है, तो कौन सा एंजाइम क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेन किया गया बच्चों? आंसर करिए। अभी इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं अलग तरीके से। तो यूरिएज नाम का जो एंजाइम है बच्चों, वो सबसे पहले क्रिस्टल की फॉर्म में ऑब्टेन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जाइमेज ऑफ ईस्ट वाज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड बाय। जाइमेज ऑफ ईस्ट जो होता है वो सबसे पहले उसको किसने एक्सट्रैक्ट किया है? किसने एक्सट्रैक्ट किया है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी है बुचनर साहब। बुचनर ने जो है जाइमेज ऑफ ईस्ट को एक्सट्रैक्ट किया है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है एन एंजाइम फंक्शंस बाय। ठीक है, कब करता है एंजाइम फंक्शन? आंसर करिए जल्दी से। एंजाइम की जरूरत कब पड़ती है? एंजाइम बिल्कुल ऐसा है कि जैसे बाइक में पेट्रोल डालते हैं ना, वैसा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डिक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, कि एंजाइम तब फंक्शन करता है, करने की कैपेबिलिटी रखता है जब किसी भी रिएक्शन में सबस्ट्रेट के पास में बहुत लो एनर्जी होती है, उस कंडीशन में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ए कोएंजाइम इज अ डेरिवेटिव ऑफ। कोएंजाइम किसका डेरिवेटिव होता है? कोएंजाइम किसका डेरिवेटिव होता है? तो बी विटामिन का डेरिवेटिव होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का भी होता है। ऑप्शन नंबर ए और बी आपका राइट आंसर यहां पर बच्चों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बहुत सही है। ठीक है, बात तो दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन बोथ ए और बी ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका राइट हो जाएगा और सी ही आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाई। किसके द्वारा होता है? फीडबैक इनहिबिशन की बात की गई है और मैंने आपको बताया था कि फीडबैक इनहिबिशन का संबंध किसके साथ में होता है? तो
आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ लास्ट रिएक्शन। एंड प्रोडक्ट के साथ में होता है ना संबंध, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहां पर बच्चों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज कोफैक्टर। कोफैक्टर के रूप में कौन सी चीजें वर्क कर सकती हैं? तो प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कोफैक्टर के रूप में वर्क करता है, मेटालिक आयंस भी होते हैं, कोएंजाइम्स भी होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोजाइम्स। आइसोजाइम्स का एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ऑफ आइसोजाइम्स, तो ऑप्शन नंबर सी जो है लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, ये राइट आंसर है। ठीक है, आइसो एंजाइम्स की फॉर्म में वर्क करता है और आइसो एंजाइम्स का ही एग्जांपल है लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द एंजाइम लाइजेज आर कंसर्न विद। ठीक है, लाइजेज को लेकर के बात पूछी गई है, तो लाइजेज क्या करता है बच्चों? किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लाइजेज एंजाइम? एक ग्रुप होता है बच्चों लाइजेज एंजाइम्स का, बताइए। तो लाइजेज क्या करते हैं? ग्रुप रिमूवल में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एंजाइम्स आर मोस्ट एक्टिव एट। एंजाइम्स सबसे ज्यादा एक्टिव कब होते हैं, किस टाइम पर होते हैं? तो बॉडी टेम्परेचर जो होता है उस पर जो एंजाइम्स होते हैं वो मोस्ट एक्टिव होते हैं, और बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लॉक एंड की हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। लॉक एंड की हाइपोथेसिस किसने प्रपोज्ड की है बच्चों, बताइए। लॉक एंड की हाइपोथेसिस किसने दी है? किसने दी है बच्चों? तो एमिल फिशर साहब ने लॉक एंड की हाइपोथेसिस दी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इतने सारे स्टेटमेंट हैं, इनमें करेक्ट बात हमको ढूंढनी है। तो अगली पहली बात क्या कही गई है? ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, तो ये तो गलत बात है। सभी प्रोटीन कैसे एंजाइम हो जाएंगे? ए फ्यू एंजाइम्स आर प्रोटीन, गलत बात है। ये बात आपने पहले पढ़ी है कि सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, तो फ्यू एंजाइम्स, कुछ एंजाइम कैसे प्रोटीन हो सकते हैं? तीसरी बात क्या कही गई है? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है। और लास्ट बात कही गई है मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो कौन सी बात सही है? कौन सी बात सही है, बताइए बच्चों। बिल्कुल सही बात अगर देखी जाए तो ऑप्शन नंबर डी ही है। हालांकि ये भी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। लेकिन अभी आपने एक राइबो एंजाइम्स जो पढ़ा था, आरएनए जो एंजाइम्स होते हैं राइबोजाइम्स, वो क्या हैं? उनमें प्रोटीन नहीं होता है। तो इसमें ये बात ज्यादा सही है, मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। लेकिन थोड़ा सा बेटा कंफ्यूजिव है ये बात मेरे लिए भी, क्योंकि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन कभी कभी ये बात सही मान सकते हैं आपके यूनिवर्सिटी वाले, तो आप अपने अकॉर्डिंग सोच लीजिएगा कि इसमें आपको क्या सही मानना है। मैं तो ऑप्शन नंबर डी ही सही मानूंगा। ठीक है, क्योंकि मोस्ट एंजाइम्स प्रोटीन हैं, लेकिन एक एंजाइम ऐसा राइबोजाइम्स जो आरएनए एंजाइम्स है वो क्या है? प्रोटीन नहीं है, तो वो चीज वहां पर डिनाई हो जाती है, गलत हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हम लोग यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, और देखिए यहां पर आ गया है राइबोजाइम्स की बात कर रहे थे ना, राइबोजाइम्स आर क्या होते हैं? आरएनए एंजाइम्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एंजाइम्स विद डिफरेंट मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन बट हैव द सेम फंक्शन आर कॉल्ड। ठीक है,
सेम मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन है और सेम फंक्शन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे सॉरी, डिफरेंट मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन है और सेम फंक्शन है, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों? तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? आइसो एंजाइम्स कह देंगे। ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन हो और सेम फंक्शन हो, उसको हम लोग आइसो एंजाइम्स कहते हैं। ये बात बच्चों याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स दैट एंजाइम्स हैव अ हाई एफिनिटी फॉर इट्स सबस्ट्रेट। ठीक है, कितनी एफिनिटी रखते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, km ऑफ 0.001 मॉल पर ऑफ सबस्ट्रेट या सबस्ट्रेट। ठीक है, km क्या होता है बच्चों? km क्या होता है? माइकेलिन कांस्टेंट होता है बच्चों। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि माइकेलिन कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो km से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है बच्चों? माइकेलिन कांस्टेंट एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर जो रिएक्शन रेट होती है वो जितनी मैक्सिमम हो सकती है उसकी हाफ रेट को हम लोग माइकेलिन कांस्टेंट कहते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो अगली बात देखिए क्या पूछी गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रो एंजाइम, कि प्रो एंजाइम क्या नहीं है। ये बात यहां पर पूछी गई है कि प्रो एंजाइम क्या नहीं है। तो रेनिन एक क्या है? प्रो एंजाइम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही आंसर है, लेकिन बात ये गलत है। रेनिन क्या है? प्रो एंजाइम नहीं है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। अरे भैया हलवा सा क्वेश्चन है, तो बता ही दो। सारे के सारे सो रहे हो क्या? फैजल बेटा गर्मी तो है ही, और गर्मी ही सिखाती है कि ये जो मौसम है ये सभी के लिए अलग अलग है, अलग अलग तरीके मौसम है, लेकिन आपका जो खुद से कमिटमेंट है, खुद से जो वादा है, खुद के लिए जो प्रतिबद्धता है, वो तो दिखाई देनी चाहिए। और वो प्रतिबद्धता कभी तभी दिखाई देगी जब आप अपने आप को लेकर बहुत ही सीरियस हो जाते हैं, अपने गोल्स को लेकर के बहुत सीरियस हो जाते हैं। तब आपके लिए मायने नहीं रखता है कि गर्मी है, सर्दी है, जाड़े पड़ रहे हैं, तब आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और करते ही हैं। अगर आपके दिमाग में वो चीजें इतने अंदर तक बैठी हुई हैं कि मुझे अपना गोल अचीव करना है, मुझे इस फील्ड में या इस सब्जेक्ट को लेकर के अपने आप को मास्टर बनाना है, तो आप मेहनत करते हैं, आप बिल्कुल लग जाते हैं और आपके लिए कोई मौसम की कोई टाइमिंग या कोई भी चीज मायने नहीं रखती है। आपको सिर्फ अपना गोल दिखाई दे रहा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। तो गर्मी है, सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए है, लेकिन उसको अपने गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो भी नहीं सकता बच्चा। ठीक है ना, तो पढ़ना है बिल्कुल। तो क्या बात पूछेगी बच्चों कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको क्या नाम दिया जाता है? नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है? तो कोफैक्टर होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, माइकलिस मेंटन प्लॉट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज कैसी होती है? कैसा प्लॉट हो जाता है बच्चों? तो हाइपरबोलिक होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एंजाइम्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन फीडबैक इनहिबिशन आर नॉन एज। ठीक है, क्या कहा जाता है? फीडबैक इनहिबिशन में इन्वॉल्व होने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्या नाम दिया जाता है बच्चों? तो उनको नाम दिया जाता है एलोस्टेरिक एंजाइम। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा था एलोस्टेरिक एंजाइम्स ऑन द टॉप ऑफ देयर एक्टिव साइट कंटेन, तो ऐसी एक्टिव साइट को क्या कहते हैं? तो उसको एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द नॉन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स बाइंडिंग टू द एलोस्टेरिक साइट इज कॉल्ड। द नॉन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है बाइंड कर रहे हैं एलोस्टेरिक साइट के साथ में, तो उसको क्या कहेंगे बच्चों? क्या नाम दिया जाएगा बच्चों? नॉन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं और जुड़ रहे हैं एलोस्टेरिक साइट के साथ में, उस कंडीशन में उसको क्या नाम दिया जाता है बच्चों? उस कंडीशन में उसको मॉड्यूलेटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम डिपेंड्स अपॉन, जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम के ऊपर। जो एक्टिव साइट्स होती हैं एंजाइम्स पर, उसके ऊपर एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है, क्योंकि एक्टिव साइट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंजाइम में, जो कि रिएक्शन कराने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन एनिमल बॉडी एंजाइम्स अकर, एनिमल की बॉडी जो होती है उनमें एंजाइम अकर होता है कहां पर? तो जाहिर सी बात है इन ऑल लिविंग सेल्स, जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं एनिमल की बॉडी में, वहां पर एंजाइम क्या होता है? अकर होता है, फॉर्मेट होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, एक्टिव साइट एंड एंजाइम को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बात सही होगी इसमें? तो एक्टिव साइट क्या करता है? एक्टिवेट्स एंजाइम बाय डीनेचरिंग इट, नहीं, सही गलत बात है। मॉलिक्यूल एक्टेड अपॉन बाय एन एंजाइम, गलत बात है, ये तो बिल्कुल सही गलत बात है। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम, एफिशिएंसी तो नहीं, बात गलत है। तो लास्ट में ऑप्शन क्या बचा है कि एक्टिव साइट क्या करती है? होल्ड द सबस्ट्रेट ड्यूरिंग द रिएक्शन। एक्टिव साइट क्या करती हैं? सबस्ट्रेट को होल्ड करती हैं रिएक्शन होने के समय पर। भाई जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ में जुड़ता है तो एक्टिव साइट उस सबस्ट्रेट को होल्ड करने में, रोकने में या जुड़ने में हेल्प करती हैं रिएक्शन होने के समय पर बच्चों। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू IUV सिस्टम द डिफरेंट एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू, IUV सिस्टम के अनुसार जो है एंजाइम्स को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहां पर बच्चों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, एंजाइम्स डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट इन, तो एंजाइम कैसे डिफर है? किससे? इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट से। तो जाहिर सी बात है कि बीइंग प्रोटीनेशियस इन नेचर, तो आपको पता है कि एंजाइम का नेचर कैसा होता है? प्रोटीनेशियस होता है, तो इसके आधार पर वो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट से डिफर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है वन कोएंजाइम, क्या कह रहा है बच्चों? वन कोएंजाइम इज कंबाइंड विद एपोएंजाइम इट इज कॉल्ड, यानी कि कोएंजाइम और एपोएंजाइम जब जुड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, तब उसको हम लोग क्या कह देते हैं? तो उसको कहा जाता है बच्चों होलो एंजाइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एपोएंजाइम आया, कोएंजाइम आया, दोनों जुड़ गए तो उसको हम लोग कह देते हैं होलो एंजाइम। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सबस्टेंस विच इनएक्टिवेट्स एन एंजाइम बाय डीनेचरिंग इट इज कॉल्ड। ठीक है, तो सबस्टेंस है वो जो है डीनेचरिंग कर रहा है एंजाइम को, तो उसको क्या कहेंगे बच्चों?
तो इसको जाहिर सी बात है, इसको क्या कहा जाएगा, इनरिवर्सिबल इनहिबिशन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर बच्चों हो जाएगा, क्योंकि यहां पर डीनेचर की बात की जा रही बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ इनहिबिटर हाइड्रोजन साइनाइड इज इन केस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, जो हाइड्रोजन साइनाइड एक प्रकार का जो इनहिबिटर है सेलुलर रेस्पिरेशन में, वो क्या किस प्रकार का नेचर रिप्रेजेंट करता है, या किस प्रकार का इनहिबिटर है बच्चों, किस प्रकार का इनहिबिटर है, तो ये जो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, जिसको एलडीएच कहा जाता है, विच कैटालाइजेज पायरुवेट टू लैक्टेट इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है जो कि कैटालाइज करता है पायरुवेट को लैक्टेट में, वो किसका एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है बच्चों, तो आइसो एंजाइम का एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स यूजेस यूरिया एज सबस्ट्रेट। क्या पूछा गया है कि एंजाइम है जो कि यूरिया को एक सबस्ट्रेट के रूप में यूज करता है, कौन सा एंजाइम है, तो यूरिएज होगा बच्चों। यूरिया का संबंध किससे होगा, यूरिएज से होगा, ये तो कॉमन सी बात है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एंजाइम्स आर एसेंशियल इन आवर बॉडी बिकॉज दे। ठीक है, एंजाइम एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, क्यों एसेंशियल है भाई, कुछ तो काम करते हैं तभी तो एसेंशियल है हमारे लिए। तो जाहिर सी बात है वो क्या करते हैं, कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं एंजाइम्स, तभी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हु आइडेंटिफाइड द प्रोटीनेशियस नेचर ऑफ एंजाइम, कि जो प्रोटीनेशियस नेचर है एंजाइम का, वो किसने आइडेंटिफाई किया है, किसने उसको पहचाना है बच्चों, ये बात बच्चों यहां पर पूछी गई है। तो समनर साहब जो थे उन्होंने इस प्रकार के प्रोटीनेशियस नेचर को एंजाइम के पहचाना था, आइडेंटिफाई किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एंजाइम्स डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट बिकॉज, एंजाइम कैसे डिफर है किससे, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट से, तो क्यों डिफर है बच्चों, भाई जाहिर सी बात है एंजाइम कैटालिस्ट से क्यों डिफर है, क्योंकि वो हाईली स्पेसिफिक है। ठीक है, क्या है, हाईली स्पेसिफिक है। एंजाइम क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट टर्नओवर नंबर। ठीक है, इनमें से किसके पास सबसे ग्रेटेस्ट टर्नओवर नंबर है, किसके पास है बच्चों, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के पास में ग्रेटेस्ट टर्नओवर नंबर है बच्चों। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइलिन इज आल्सो नोन एज, टाइलिन को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, ये बात पूछी गई बच्चों। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो सलाइवरी एनामाइलेज होता है उसको हम लोग टाइलिन के नाम से भी जानते हैं, या टाइलिन को हम लोग सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, किसके कारण, कौन से एंजाइम के कारण जो है इस प्रकार की चीजें हो पाती हैं, किसके कारण हो पाती हैं, तो आइसोमेरेज नाम का जो एंजाइम होता है वो क्या करता है,
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है या आइसोमेराइज करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज बिलोंग्स टू क्लास। ठीक है, पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज जो है वो किस क्लास से, किस वर्ग से बिलोंग करता है? तो किस वर्ग से बिलोंग करता है? तो वो लाइगेजेस जो एंजाइम्स का एक ग्रुप होता है उससे बिलोंग करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों? आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पर ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है। अगर आप इस क्लास से 10 क्वेश्चन बना पाते हैं तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एंजाइम को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस ग्रेजुएशन लेवल पर बीएससी में तो पूछे ही जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एंजाइम्स को लेकर के पूछे जाते हैं, तो वहां पर यह बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी क्वेश्चंस को तैयार करना आपके लिए एक मैंडेटरी बात है बच्चों। ठीक है ना? क्या है? मैंडेटरी है, जरूरी है, इसको तो करना ही है ना? तो यूनिट नंबर 2 अगर आप सही से तैयार करेंगे तो मान के चलिए 8 से 9 क्वेश्चन यहां से मिल सकते हैं, मिलने के चांसेस हैं, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली रखे होंगे पेपर में। बिल्कुल आपको देखना है और आपको याद करना है, अरे मैंने तो सर की क्लास की थी, यही क्वेश्चन पढ़ाए हैं, वही क्वेश्चन कर देना है जो पढ़ाया गया है, जो बिल्कुल हलवा सा है ना? तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम सभी एक नई क्लास के साथ में, और आपको जिस भी क्लास का लेक्चर चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और आप बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आप चाहते हैं और किन लेक्चर्स की क्लास चाह रहे हैं, किन टॉपिक्स की क्लास चाह रहे हैं, किस प्रकार की पीडीएफ आपको चाहिए। सारी बातों की कमेंट आप कर करके अपनी आगे की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा आपकी पूरी मदद की जाएगी। थैंक यू सो मच आप सभी का।